स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे दो लोग जिनसे हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम दो टर्म में तोड़ सकते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा है मैनेजमेंट। पहले हम ह्यूमन रिसोर्स को समझते हैं। ह्यूमन कंपनी का सबसे बड़ा एसेट होता है। कंपनी के पास कितना ही अच्छा प्लान क्यों ना हो और कितने ही अच्छे इक्विपमेंट हो, पर एक कंपनी जब ही सक्सेसफुल हो पाएगी जब उसका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, क्योंकि एट द एंड एग्जीक्यूशन तो ह्यूमन को ही करना है। यह आपके ह्यूमन रिसोर्स पर है कि वह डे टू डे प्रॉब्लम किस तरीके से देखता है और उन्हें किस तरीके से डील कर कर वह आगे बढ़ता है। इंडियन आर्मी की एक कहावत है। आज इस वीडियो में इंडियन आर्मी के बारे में बहुत बातें होने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ है इंडियन आर्मी से ह्यूमन रिसोर्स में सीखने के लिए। तो कहावत है, इट्स नॉट द मशीन बट द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। इसका मतलब है यह फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मशीन नई है या पुरानी, पर फर्क इससे पड़ता है कि मशीन कौन चला रहा है। उसी से पता लगेगा कि आप हारोगे या जीतोगे। इंडियन आर्मी की इतनी पावर है कि वह कम से कम रिसोर्सेज में भी बड़ी से बड़ी बैटल जीत सकती है। और इतिहास इस चीज का गवाह है, कैसे रजांगला में 120 इंडियन सोल्जर्स ने 1300 चीनी सोल्जर्स को मार भगाया था। और कारगिल युद्ध भी इस चीज का गवाह है कि कैसे इंडियन आर्मी ने इतने कम टाइम और रिसोर्सेज में वह बैटल जीती थी। अब अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी चीज की प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग करना ताकि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। मैनेजमेंट का मोटा मोटा मतलब बनता है कि अपने कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ताकि वह कंपनी के गोल को अचीव करने में मदद कर पाए। आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट की कई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्रूटमेंट। एक सही एम्प्लॉय कंपनी को कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसलिए एचआरएम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह सही पर्सन को हायर करे ताकि वह कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और एजुकेशन में काफी इन्वेस्ट करती है ताकि एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम कर पाए और कंपनी को अच्छे रिटर्न दे पाए। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग सिर्फ शुरुआती टाइम में दी जाती है। एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम करवानी पड़ती है ताकि वह अप टू डेट रहे। इंडियन आर्मी में भी एक जवान को जब तक ट्रेनिंग दी जाती है जब तक वह रिटायर नहीं होता। इसका यह फायदा होता है कि वह हमेशा रेडी टू फाइट सिचुएशन में रहता है। तीसरा फंक्शन है कम्युनिकेशन। एचआरएम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह एम्प्लॉय को जॉब की सारी लीगैलिटीज समझा दे, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करे और उसे फीडबैक दे और एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सुनकर उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करे ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच। चौथा फंक्शन है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स देना। एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी, बेनिफिट्स और बोनस मिलेंगे, यह सब एचआरएम डिपार्टमेंट देखता है। बेसिक सैलरी के अलावा दूसरे बेनिफिट्स जैसे इंश्योरेंस, स्टॉक ऑप्शन प्लान और ट्रैवलिंग बेनिफिट्स जैसे बेनिफिट्स भी एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। यह कॉन्सेप्ट भी इंडियन डिफेंस से लिया गया है। डिफेंस से जुड़े लोगों को सैलरी के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जिससे वह बिना अपनी फैमिली के फ्यूचर को सोचे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। पांचवा है मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन एक बेसिक नीड है। अगर उसे फुलफिल कर दिया जाए तो एक एम्प्लॉय काफी मोटिवेटेड होगा और काफी अच्छा काम करेगा। मोटिवेशन में एक पर्सन अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करता है और कंपनी के लिए अच्छे रिजल्ट्स लाता है। तो एचआर डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को मोटिवेट और रिकॉग्नाइज करता है ताकि वह अच्छा परफॉर्म कर पाए। छठा फंक्शन है सक्सेशन प्लानिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर सालों साल ग्रो करना है तो सक्सेशन प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर कंपनी की ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकता है, इसलिए मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन होने चाहिए और कॉम्पिटेंट बंदे को अपॉर्चुनिटी देने का काम एचआर डिपार्टमेंट का ही है। अब थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं और देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलप कैसे हुआ। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और धीरे धीरे लेबर की डिमांड बढ़ने लगी। फिर ओवर द टाइम कंपनीज में कंपटीशन बढ़ता गया और कंपनीज एफिशिएंसी पे फोकस करने लगी। कंपनीज ने देखा कि वह अगर अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करे तो उनकी एफिशिएंसी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है।
यहाँ से एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग का ट्रेंड शुरू हुआ और यहाँ से शुरुआत होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। धीरे धीरे एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज किया कि एम्प्लॉयज को मोटिवेशन और रिवॉर्ड्स की भी जरूरत पड़ती है, जिससे उन्हें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। ओवर द टाइम ह्यूमन बिहेवियर पे भी अलग अलग स्टडीज होने लगी और ये पाया गया कि एक हैप्पी एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव होता है कंपेयर टू अ सैड एम्प्लॉय। देन सैलरी के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को देने शुरू कर दिए और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में कंपनीज में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसे पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते थे। 1970s में पहली बार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टर्म इंट्रोड्यूस किया और पर्सनल मैनेजमेंट की जगह वह यूज करने लगे। यहाँ पर एम्प्लॉयर का ध्यान वर्क इन्वायरमेंट को अच्छा करने में और एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव करके उससे अच्छे रिलेशन बनाने पर फोकस करते थे। 2000s में HRM सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस होने लगे जो कि छोटी कंपनीज के लिए थे जिनके पास कोई HRM डिपार्टमेंट नहीं था। इन सॉफ्टवेयर की मदद से वह उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते थे, जिनके बेसिस पे वह उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं। उसके बाद आउटसोर्सिंग ऑफ HRM का ट्रेंड शुरू हुआ। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती थी उनका HRM डिपार्टमेंट संभालने के लिए। वह कंपनीज उन कंपनी के लिए रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज का ट्रैक रखती है। तो ये थी जर्नी ओवर द टाइम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ। दोस्तों, अब हम उन दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो उनमें से पहले पर्सन है सर रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं और वर्जिन ग्रुप को ओन करते हैं। और दूसरी पर्सनैलिटी को तो शायद आपने अभी तक गैस भी कर लिया होगा, नन अदर देन सर रतन टाटा जी, चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। ये दोनों ही अपने आप में बड़ी पर्सनैलिटी है और इनसे बहुत कुछ है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सीखने के लिए। ये दोनों ही आपस में कई सेम क्वालिटीज भी मैच करते हैं। जैसे इन दोनों की ही आदत है कि यह कभी अपने ऑफिस में बैठते नहीं है, यह ऑफिस में एम्प्लॉयज के साथ काम करते हैं, ऑफिस में घूम के सबका ओवरव्यू करते हैं और सबसे बात करते हैं। बात करने से यह अपने एम्प्लॉय को इतना कंफर्टेबल करते हैं कि वह उन्हें फैमिली मानने लग जाते हैं। यह दोनों ही यंगस्टर्स से काफी जुड़े होते हैं और यंगस्टर के साथ अपना काफी टाइम बिताते हैं। सर रिचर्ड ब्रैंसन को अपने ऑफिस में काम करने वाले हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम पता होता है, जिससे एम्प्लॉय को काफी अच्छा लगता है और कंपनी के लिए उनका जुड़ाव और भी बढ़ जाता है। सर रिचर्ड ब्रैंसन की एक अपनी थ्योरी है कि वह क्वालिफिकेशन के अलावा एक बंदे की पर्सनैलिटी भी देखते हैं इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि एक अच्छा पॉजिटिव पर्सन अपनी इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिव कर देता है, जिससे आसपास के एम्प्लॉयज का भी मोराल हाई होता है और वह और अच्छे से काम कर पाते हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि अपने ऑफिस को इतना अच्छा बना दो कि एम्प्लॉय का वहां से जाने का मन ही ना करे। इसी को देखते हुए आजकल के ऑफिस की इन्वायरमेंट को काफी खुला और अच्छा बनाती है ताकि एम्प्लॉय को ऑफिस आना अच्छा लगे और दूसरी फैसिलिटीज जैसे जिम, लंच बुफे ये सब भी तैयार करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय को काफी अच्छा फील होता है और वह ऑफिस में बोर नहीं होता। यह दोनों ही टीम वर्क में काफी बिलीव करते हैं। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम में काम करने का यह फायदा होता है कि एम्प्लॉयज के बीच की बॉन्डिंग बढ़ती है। एम्प्लॉयज के बीच की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे स्पोर्ट्स में टीम स्पोर्ट्स जैसे वॉलीबॉल और क्रिकेट खिलाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज के बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो। फिजिकल एक्टिविटी का हमेशा यह रिजल्ट होता है कि एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। इसलिए आपने आर्मी कैडेट्स में देखा होगा कि उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है, क्योंकि वह 24 घंटे साथ ही ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही खाते हैं, जिससे कि उनके बीच की बॉन्डिंग बढ़ जाती है और वो एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगते हैं। अब कुछ बात सर रतन टाटा की भी कर लेते हैं। टाटा ग्रुप ही इंडिया में पहला ग्रुप था जिसने एम्प्लॉयज की हेल्थ के बारे में सोचा। उनकी कंपनीज पहली कंपनी थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल बेनिफिट्स दिए। कोविड-19 में जहां दूसरी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही थी, वहीं टाटा ग्रुप ने अपने एम्प्लॉयज का काफी अच्छे से ख्याल रखा और शायद ही किसी को अपनी जॉब गंवानी पड़ी। सर रतन टाटा अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का ही नहीं, अपने फॉर्मर एम्प्लॉय का भी ध्यान रखते हैं। कोविड-19 में वह मुंबई से पुणे ट्रेवल करके गए अपने एक फॉर्मर एम्प्लॉय से मिलने के लिए। कोविड-19 में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और उन्हें हेल्प की जरूरत थी, तो सर रतन टाटा खुद ट्रेवल करके पुणे गए और उनसे खुद मिलकर आए। यह दोस्तों काफी कम देखने को मिलता है कि कोई कंपनी का चेयरमैन किसी एम्प्लॉय से मिलने आए जबकि वह जॉब छोड़ चुका है। इसके अलावा जब ताज होटल में 26/11 का अटैक हुआ था,
जिसमें 80 ताज होटल में काम करने वाले एम्प्लॉयज को जान गंवानी पड़ी। उनकी फैमिली से सर रतन टाटा खुद मिलने गए और उनके लिए जो जो हो सकता है वह किया, और यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स को टाटा ग्रुप में जॉब दिलाई। दोस्तों, आपने देखा कि टॉप पोजीशन होने के बाद भी सर रिचर्ड ब्रैंसन और सर रतन टाटा कितने हम्बल है अपने एम्प्लॉयज के लिए। इसी वजह से इनके एम्प्लॉयज इनके लिए काफी लॉयल होते हैं और अपना बेस्ट दे देते हैं कंपनी के लिए। तो आपने देखा कितना कुछ है इन दोनों से सीखने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।